सर अब बात करेंगे ओला की। आज ओला की ये वीडियो आपको शांतिपूर्वक समझनी पड़ेगी। कई बड़े बड़े विश्लेषक अब ये कह रहे हैं किसी शेयर को हम 50 से 70 तक ले जाते हैं और वहाँ पर हम बेचकर मज़े ले लेते हैं और कुछ दिनों बाद देखते हैं वो शेयर 100 रुपये में पहुँच गया। फिर उसी शेयर को हम 100 रुपये में ख़रीदते हैं, फिर उसे 10-20 रुपये ऊपर तक बेच देते हैं। फिर हम सोचते हैं हमने बहुत कुछ। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर दोनों एक्सचेंजों ने रिलायंस पावर से स्पष्टीकरण मांगा है कि भैया ये तेज़ी क्यों आ रही है और तेज़ी के मुख्य कारण आपको पता है। अच्छा, आजकल स्टील के सेक्टर में काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, ये आप सबको पता है। वो मुख्य कारण यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीन से जो इंडिया में एक प्रिय दोस्त ही समझ लो, उनका फ़ोन आया, सर वेदांता जो है ये किस उद्देश्य से इसको हम आगे की तरफ देख सकते हैं। शेयर प्राइस के अंदर जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं उन रणनीतियों को हम समझेंगे और अब ये भी समझेंगे कि जो जो चीज़ें ओला ने हमें बताई वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे वेदांता की, क्योंकि मेरे एक प्रिय दोस्त ही समझ लो, उनका फ़ोन आया, सर वेदांता जो है ये किस उद्देश्य से इसको हम आगे की तरफ देख सकते हैं ना, तो उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक की, क्योंकि इसके ऊपर बड़े बड़े विश्लेषक तो नेगेटिव बने पड़े हैं, पर शेयर प्राइस के अंदर जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं उन रणनीतियों को हम समझेंगे और अब ये भी समझेंगे कि जो जो चीज़ें ओला ने हमें बताई वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब इसके अंदर हमें समय देने वाली चीज़ों के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तो उन गतिविधियों को भी आज हम समझेंगे। और बात करेंगे थोड़ी सी टाटा स्टील के बारे में, आर पावर के बारे में और सुजलोन एनर्जी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बाज़ार का रुख और बाज़ार की आगे की गतिविधियों को अगर आपको जानना भापना नहीं आया तो वाकई हमें बाज़ार के अंदर फिर ये जो शेयर प्राइस ऊपर नीचे होते हैं ये हमें तकलीफ़ देते ही जाएंगे। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, जब आप बाज़ार की वो गतिविधियों को जानने के उत्सुक रहेंगे कि जिससे आगे के कुछ फ्यूचर हमें दिख जाएं, तब आप बाज़ार में टिके रहेंगे। वरना जिसके अंदर किसी भी कंपनी के फ्यूचर जानना, उसकी उपलब्धि जानना, उसके विचारों को जानना हमारे अंदर नहीं आएगा, तब हम बाज़ार के अंदर परेशान रहेंगे, क्योंकि फिर हम किसी के टारगेट की तलाश करेंगे, कोई हमें टारगेट देगा, हम उसमें उलझकर ही रह जाएंगे। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, काफ़ी लोगों ने कई शेयरों के ऊपर बड़े जोर देकर वीडियो भी बनाई है, जैसे धात्री उद्योग उस टाइम 24 से 25 रुपये था और मैंने उसी दिन आपके लिए वीडियो बनाई, क्योंकि काफ़ी लोग उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। आज शेयर करीब 15 रुपये करीब का है। तो आज ये आप जान लो कि जो भी लोग आपको इस तरीके से कह देते हैं कि भैया ये शेयर प्राइस चल रहा है और वो फेमस व्यक्ति होते हैं, तो उनके कहने पर शेयरों की चीज़ें चाल पकड़ लेती है। हाँ, वो पकड़ लेती है, पर उसके अंदर जैसे ही कुछ दिनों बाद किसी और को वो वीडियो देखने को मिलती है तो वो लोग फिर फंस जाते हैं और जो पहले खरीद कर दूर की भावना देखते हैं सिर्फ किसी एक व्यक्ति की एनालाइज पर, और वो एनालाइज नहीं है, वो तो ये चीज़ बता दी गई है भैया ये यहाँ से यहाँ तक के जाएगा, देख लो, तो वो तो एक फंसने वाली चीज़ें हो गई भैया। वहाँ तो वो अगर अच्छा शेयर भी कोई व्यक्ति आपको बता दे तो उस पर भी विश्वास नहीं करना है कि अगर आपको इस तरीके से कोई ये बताता जाए कि भैया यहाँ ख़रीदो वहाँ बेचो, अब ये शेयर मैं आपके लिए ढूंढ कर लाया हूँ, वहाँ से आप फंस जाओगे और आप काम को आपने नहीं समझा। यकीन करना कुछ दिनों बाद वो शेयर नीचे आते हैं, और जिस शेयर के बारे में आपको बिल्कुल पक्की चीज़ें पता हो वो चाहे शेयर नीचे भी आए ना भैया, वहाँ पर आपकी स्थितियाँ उसके काम को देखकर बनी रहती है। असल में इतनी सारी बातें मैंने आपको इसलिए बता दी कि हमें ना तैयारी करनी नहीं आती है, हमें बिल्कुल भी शेयर बाज़ार के अंदर तैयारी करनी नहीं आ रही है। कुछ चीज़ों को तैयारी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो लाजमी वो हमें बहुत मजबूत करके जाते हैं। आज आपको HFCL की तेज़ी देखने को जो इतनी तेज़ी के साथ मिली है, वेदांता मिला, अन्य शेयर जो अच्छे शेयर जिस पे हम वार्तालाप करते हैं, तो मैंने आपको कहा था कि भैया कुछ शेयरों को आपको दूसरे अकाउंट में भी रखना चाहिए, है ना, ताकि वहाँ पर आपको टेंशन ना हो और आप ये सोचें भैया वहाँ पर तो मैं थोड़े शेयरों को रख रहा हूँ,
तो दूसरा अकाउंट बहुत आपके लिए सही है, आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से खोल सकते हैं और वहाँ से सिर्फ शेयरों को लेना है, बेचना नहीं है ना। तो उन तरीक़ों से आपको आगे की तरफ बढ़ना है ना। तो जितने भी हमारे हाथों से शेयर निकल जाते हैं, किसी शेयर को हम 50 से 70 तक ले जाते हैं और वहाँ पर हम बेचकर मज़े ले लेते हैं और कुछ दिनों बाद देखते हैं वो शेयर 100 रुपये में पहुँच गया। फिर उसी शेयर को हम 100 रुपये में ख़रीदते हैं, फिर उसे 10-20 रुपये ऊपर तक बेच देते हैं। फिर हम सोचते हैं हमने बहुत कुछ अच्छा कर लिया, फिर उसी शेयर को हम 150 में खरीदते। ऐसे करते करते शेयर 500 हज़ार पहुँच जाएगा, पर किसी दिन वही शेयर अच्छे वाला आपको फंसा देगा। इसलिए डिलीवरी की तरफ अपने को मत देखें कि मैं सिर्फ एक स्टॉक को वहाँ से वहाँ तक देख रहा हूँ। उस स्टॉक में मैंने आपको कहा है कि प्रॉफिट लेना तो बहुत अच्छी बात है, पर तब जब आप लॉन्ग के लिए भी शेयरों को रखते हैं, या फिर आप जिससे प्रॉफिट ले रहे हैं उसी के शेयरों को आपको उसी प्रॉफिट से अपने शेयरों को रखना पड़ेगा। तो तैयारी करना लाजमी आपको आना चाहिए। जब कोई कंपनी अपनी हर एक चीज़ आपको बता दे और कह दे कि भैया आगे की चीज़ें मैं ये करूँगा, और उस वक्त शेयर प्राइस आपको रिएक्ट करके बिल्कुल भी ना दिखाए और वो निगेटिव दिखता आपको जाए, तो अगर वो लाजमी कंपनी अच्छी है तो आपको उस शेयर के अंदर अपनी सिप की तैयारी करनी चाहिए। अगर उस कंपनी के अंदर कुछ सुनहरे अवसर दिख रहे हों, कुछ उसका एक मकसद हो। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो तैयारी वाली चीज़ें हैं ये मैं बात कर रहा हूं वेदांता के लिए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो तैयारी वाली चीज़ें हैं ये मैं बात कर रहा हूं वेदांता के लिए। समझने वाली चीज़ों को आज हम समझेंगे। देखो सर, अडानी ग्रुप जो है कितनी सारी कंपनियों को उसकी हैं, जो पहले अडानी इंटरप्राइजेस के नाम से थी, अलग अलग कंपनी अलग अलग विचारों के साथ अलग अलग लिस्ट हुई हैं और अधिकतर कंपनी उसके अच्छी प्रोग्रेस की तरफ है और इस डीमर्जर से अडानी ग्रुप मजबूत है। दूसरा, इसी राह पर रिलायंस इंडस्ट्री, जैसे अभी जियो फाइनेंशियल अलग किया है, अन्य भी आईपीओ की चीज़ों के साथ है, तो ये भी अपने अलग अलग चीज़ों के साथ आगे बढ़ रही है। एक चीज़ और आप समझना कि चीज़ों के अगर आपको समझने की शक्ति आ गई तो इन्हीं चीज़ों से आपको बहुत कुछ अच्छा देखने को मिल जाए। जैसे टाटा ग्रुप की कितनी सारी कंपनियां आती हैं, तो अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनियां, अलग अलग बिजनेस, अगर वही सारी एक ही चीज़ में होती तो वो प्रोग्रेस की तरफ नहीं देखा जाता। तो यहाँ से टाटा ग्रुप की भी जितनी कंपनियां हैं सारी अच्छी हैं। इसी तरीके से जिंदल ग्रुप जो है, JSW ग्रुप जो है, उसने भी अलग अलग उसकी कंपनियां हैं। इसी राह पर चल रही है वेदांता, और वेदांता ने ये हमें पहले बता दिया है। अब उसकी नज़र अपने वेदांता लिमिटेड के कारोबार को अलग अलग करने की है। आपको पता ही है कि वेदांता का मुख्य परिचालन कहाँ करता है, पता है आपको? ये गोवा, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान में ये लोहा अयस्क हो गया, सोना हो गया और एल्युमिनियम का परिचालन करता है। तो ये एक मुख्य इसका बिजनेस है खनन का। तो देश की एक बहुराष्ट्रीय खनन कंपनी है वेदांता, जिसके इतने सारे बिजनेस हैं। मेटल में ऑयल एंड गैस देख लें, अब तो ये चिप के चीज़ों के साथ भी आपके लिए आगे बढ़ने की चीज़ें बता रही है। पावर के सेक्टर में, और सोना चांदी तो आपको पता ही है। जस्ता और चांदी का एकमात्र उत्पादक वेदांता है भारत में, ये आप समझकर चलना। तो जितने भी इसके कारोबार हैं ये सबको अलग अलग करेगा, यानी कि एक वेदांता का शेयर अलग अलग कारोबार के साथ जब होगा तो छः शेयर हो जाएंगे। एक वेदांता का हो जाएगा, अलग अलग एक कंपनी को। अब आप एक चीज़ समझो, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं क्यों इस शेयर को धीरे धीरे करके ले रहा हूँ। मैं इसकी तेज़ी और गिरावट नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ एक फ्यूचर देख रहा हूँ। मैं एक तैयारी कर रहा हूँ कि जिस दिन इसने अपने कारोबार को अलग किया तो वो वैल्यूबल इसका व्यापार है, कारोबार होगा। और अगर इसका एक शेयर मेरे पोर्टफोलियो में लॉन्ग वाले में, तो ऑटोमेटिकली 6 कंपनियां बन जाएगी, यानी कि मेरा एक निवेश 6 कंपनियों का पोर्टफोलियो बन जाएगा। उन कंपनियों के साथ आगे की रणनीति अगर वेदांता अच्छी करता गया तो मैं ऑटोमेटिकली अपने फायदे में आ जाऊंगा। समझ रहे सर? तो इस उपलक्ष्य के साथ इस कंपनी को देखना है आगे के लिए, मैं आपको फिर बता दूं। और अगर ये 6 कंपनी इस तरीके से बना रहे हैं तो भाई ऐसा तो होने का नहीं 20-20 रुपये में ही शेयर होंगे इसके, कि भैया 20 रुपये में इसने ऑयल का अलग कर दिया, 20 रुपये में सोने चांदी का अलग कर दिया, 20 रुपये में, ऐसे तो होने का नहीं।
तो लाजमी कुछ अच्छी वैल्यू होगी। तो उस तैयारी की चीज़ों को हमें समझना चाहिए। मैं अलग ढंग से वीडियो बनाता हूँ भैया, बहुत आसान तरीकों। हाँ, किसी को भी खरीदने बेचने की चीज़ नहीं बता, पर वो एक व्यू बना रहा हूँ जहाँ से डीमर्जर के बाद वेदांता की चीज़ें अलग होंगी। और आपको पता है वेदांता डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देता है, तो डिविडेंड के माध्यम से भी वेदांता का शेयर अच्छा होता है, ये आप सबको पता है। वेदांता के अनिल अग्रवाल एक चीज़ और देख रहे हैं, सोने में तो वर्क करते ही हैं ये, और सोने के साथ साथ इन्होंने सरकार को भी सलाह दी थी कि भाई दो जो गोल्ड माइनिंग कंपनी है भारत की, उनको हिस्सेदारी सरकार बेच दे, तो ताकि यहाँ का एक बड़ा उत्पादक जो है सोने में भारत बन सकता है। अभी अधिकतर सारा का सारा ही हम आयात करते हैं गोल्ड, और इस तरीके के सपने देख रहा है अनिल अग्रवाल। और मेरा जो इसका सपना है वो है जब ये कंपनी को अलग अलग करेंगे, मैं इसके उतार चढ़ाव देखूंगा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं इसके उतार चढ़ाव में रहा तो लाजमी वो ट्रेन हमारे से मिस हो जाएगी जब ये अपनी कंपनी को अलग करे। चाहे ये 6 महीने में करे, साल में करे, 2 साल में करे, 3 साल में करे, इस काम को जब मर्जी करे। कहा है तो भैया इन चीज़ों के साथ बेनिफिट हमें देखने को इस कंपनी मिल सकते हैं आगे। तो ये वो रणनीति है कि जिससे टूर की तैयारी हम जो है आज कर सकते हैं। तो तैयारी करने में अगर हम कामयाब हुए तो तब जाकर अच्छा होगा। देखो सर, कंपनी की अगर हम सेल्स देखें तो कंपनी कितनी अच्छी कर रही है। जून 2023 में कंपनी ने 33,733 करोड़ की सेल्स की थी, और प्रॉफिट कंपनी ने करी 33 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया था। अब अपनी सेल्स को बढ़ाकर वेदांता ने जून 2024 में 35,764 करोड़ की सेल्स कर दी, और प्रॉफिट करी 5,095 करोड़ का कर दिया। ये भैया कंपनी की साल दर साल सेल और साल दर साल प्रॉफिट बढ़ा है। तो उस कंपनी के बिजनेस जब अलग अलग होंगे, तो सर चिप में भी ये वर्क आगे करेगी कंपनी ने, पहले मैं बता रखा है। और अधिकतर इसके जो बिजनेस हैं भैया, पावर हो गया, मेटल्स का बिजनेस हो गया, खनन का हो गया, है ना, गैस और तेल का हो गया, तो उसमें लाजमी एक अच्छी कंपनी वेदांता है। तो वेदांता के उतार चढ़ाव में नहीं, बल्कि ये जब अपनी कंपनी को अलग चीज़ों के साथ करेगा तब वो अच्छा हो सकता है। अच्छा, आजकल स्टील के सेक्टर में काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, ये आप सबको पता है। वो मुख्य कारण यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीन से जो इंडिया में स्टील आता है, तो यहाँ की जो कंपनियाँ स्टील का उत्पादन करती है उनकी बिक्री में कमी आ रही है, और अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा हम आयात करने वाला देश स्टील में बनता जा रहा है। इस चिंता के लिए भैया इस्पात मंत्री हो गए, सरकार हो गई, कंपनियां हो गई, इसके लिए गुहार लगा रही है, आपस में बातचीत कर रही है किस तरीके से इस आयात से निपटा जाए, ताकि यहाँ की कंपनी भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन अच्छा करे और यहाँ के जो घरेलू बाज़ार है उसके अंदर देश का ही स्टील चले। तो उस उपलक्ष्य में स्टील की सारे के सारे सेक्टर के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं, सेक्टर के अंदर जितनी कंपनियां हैं, उसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये मुख्य कारण हो रहा है आयात की वजह से। और जिस दिन ये आयात के ऊपर जो भी विचार, जो भी उच्च स्तरीय मीटिंग होती जाएंगी, वहाँ से कुछ ना कुछ अंकुश की चीज़ें ज़रूर स्टील के साथ लगेगी, ताकि यहाँ के व्यापार को बढ़ावा मिल सके। इस पे बातचीत हो रही है भैया, मैं आपको फिर बता दूँ, है ना। तो एक स्टील इसलिए आपको टेंशन में आते हुए दिख रहा है। अच्छा, कल मैंने आपको जैसे एनटीपीसी का परमाणु ऊर्जा के तरफ प्लांट की चीज़ें बताई कि भैया उससे बिजली उत्पन्न करेगा। कल मैंने आपको ओला की रणनीति भी बहुत काफ़ी अच्छी बताई थी। दूसरा मैंने आपको वोडाफोन एयरटेल से एक चीज़ बताई थी कि जो उपकरण बाहर के देश से, चीन से लगे हैं, वो निकल के दूसरी कंपनियों के लगेंगे। तो आज आपको देखने को टेलीकॉम कंपनी के अंदर तेज़ी के संकेत मिले हैं, जिसके ऊपर मैं काफ़ी वीडियो बनाता हूँ, आपको पता है वो शेयर कौन सा है ना। तो उन रणनीतियों को भी हमें खोजना है। दूसरा भी मैंने आपको कहा था कि स्टील, जो टाटा स्टील है, ये भी देखो सर काफ़ी गिरता हुआ जा रहा है। पर टाटा स्टील की अगर आप मंशा देखें तो भैया ग्रीन स्टील के लिए ना, ये परमाणु ऊर्जा पर काम करने का विकल्प ढूंढ रहा है। ये आपको पता, कोकिंग कोयले से जिस तरीके से की भट्टियां जलती थी, वहां पर अब ये हाइड्रोजन जैसे और परमाणु ऊर्जा के चीजों के संकेतों को ढूंढ रहा है। यानी कि टाटा स्टील परमाणु ऊर्जा का यूज करके हरित स्टील यानी कि ग्रीन स्टील पे वर्क करने के रणनीतियां, विकल्प खोज रहा है। छोटी सी न्यूज़ है, पर इस न्यूज़ को अगर आप समझो तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ टाटा स्टील के लिए है। तो टाटा स्टील हो या अलग अन्य कोई स्टील का शेयर हो, सबके अंदर गिरावट आपको वही चीज़ है जहाँ पर आयात ज़्यादा हो रहा है, ये आप समझ कर चलना, है ना।
तो वो एक मुख्य कारण हो रहा है, ताकि उनके जो रिजल्ट भी आ रहे हैं उसमें भी आपको वो चीज़ें देखने को मिल रही है कि भैया वो चीज़ें नहीं निकल कर आई जो चाहिए थी। तो ये भी चीज़ें अब आपको समझनी है। अच्छा, सुजलोन एनर्जी के अंदर काफ़ी लोग पूछ रहे हैं सर ये क्यों अब गिर रहा है, ये तो अभी भाग रहा था। देखो सर, कल भी मैंने आपको बताया था, आज फिर बता दूं, जब किसी कंपनी के लिए बड़े बड़े विश्लेषक ये कह दें कि अपना प्रॉफिट बांध लो, कुछ प्रॉफिट कमाकर घर ले जाओ, या फिर कुछ अगर आपको शेयर रखने रख दो आगे के प्रॉफिट के जोखिम के लिए, या फिर विवेकपूर्ण आप अपनी रणनीतियां बनाएं, तो यहाँ से लाजमी जब ये न्यूज़ फैलती है तो काफ़ी लोगों के पास वो शेयर होते हैं, तो वो प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग वाली चीज़ें आ रही हैं, वो इसी कारण से आ रही है। जो न्यूज़ जैसे प्रकाश गाबा जी वाली आई थी, अलग अलग विश्लेषक भी कह रहे हैं 322% तक भाग गया है, तो ये कुछ इफेक्ट डालती है, बाकी और भी कोई नेगेटिव कारण इसके अंदर नहीं है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग की चीज़ें हैं, है ना। सुजलोन एनर्जी तो बेस्ट काम कर रहा है, थोड़ा ये आपको समझाना था। अभी जो इतनी तेजी आर पावर के शेयरों के अंदर आपको दिख रही है, 4 दिनों से तेजी के संकेत और 21% से शेयर तेजी के संकेत दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर दोनों एक्सचेंजों ने रिलायंस पावर से स्पष्टीकरण मांगा है कि भैया ये तेजी क्यों आ रही है। और तेजी के मुख्य कारण आपको पता है, जो 3000 करोड़ रुपए की डील अडानी पावर के साथ होने वाली है, मुख्यतः उसी न्यूज़ पर ये भाग रहा है, और फिर भी रिलायंस पावर से इसके बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। अब रिलायंस पावर देखेगा भैया इस स्पष्टीकरण को किस तरीके से वो बताता है ना। तो थोड़ा सा ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। एक्सचेंज भी हैरान है कि भैया तेजी क्यों आ रही है। तो जब किसी भी शेयर में तेजी आती है तो एक्सचेंज जवाब पूछता है, भैया बताओ। तो ये भी एक न्यूज़ आ रही थी। सर अब बात करेंगे ओला की। आज ओला की ये वीडियो आपको शांतिपूर्वक समझनी पड़ेगी। कई बड़े बड़े विश्लेषक अब ये कह रहे हैं कि जो इसकी वैल्यू हो गई है, इसके फंडामेंटल से मैच नहीं खा रही है। उसके अंदर एक मोतीलाल ओसवाल जी के जो चेयरमैन हैं, जिनका नाम है रामदेव अग्रवाल जी, उनके भी इसके अंदर एक वाक्य आ गया है। उन्होंने कहा है कि भाई बजाज ऑटो, हीरो मोटो जिस तरीके से कंपनी है वो भी ईवी में अच्छा आगे कर सकते हैं, है ना, उनको उम्मीद है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि फंडामेंटल के अनुसार ओला का जो मूल्यांकन अब हो रहा है, जिस रेट पर है, वो वाकई ही मेल नहीं खा रहा है। तो यहाँ से ये भी एक नेगेटिव चीज़ आ गई, एक बड़े विश्लेषक मान लो उनकी तरफ से। तो ये भी आपको सोचकर चलना पड़ेगा। अच्छा, अभी तक के ओला के अंदर जो भी आपको तेज़ी देखने को मिली है, वो सारी चीज़ आपको पता लग गई है। आईपीओ आ गया है, आईपीओ 76 रुपये में आया था, डबल हो गया है। आईपीओ के बाद इन्होंने 2 अपनी जो बाइक लॉन्च करी है 15 अगस्त में की है, अब आपको वो भी पता लग गया है। अब उसके बाद फिर आपको देखने को मिला कि किसी बड़े निवेशक ने एक ब्लॉक डील कल की है, अब वो भी आपको पता लग गया है। चौथा एक न्यूज़ और निकल कर आ रही है कि इनके 2 स्कूटर को, ईवी स्कूटर को, जो पीएलआई स्कीम के तहत चीज़ें मिल गई है, यानी कि इनके 2 जो मॉडल हैं उनको पीएलआई की स्वीकृति मिल गई है, यानी प्रोत्साहन, सरकार के द्वारा से प्रोत्साहन दिया जाता है। अब ये प्रोत्साहन इनको 50% तक, जो एक कड़े नियम होते थे उसके अनुसार इसने वो पूरा कर लिया है, यानी ये पात्र हो गई है प्रोत्साहन अपनी गाड़ी को सरकार के द्वारा। तो यहाँ से ये कंपनी आज आपको तेजी के संकेत देखने को थोड़े बहुत मिले, अब ये भी समाप्त हो गया है। अब इसके अंदर आपको समझना है कि काफ़ी लोग इसके अंदर अब अपनी चीज़ें फंडामेंटल के अनुसार बता रहे हैं। दूसरा छोटा सा इसके अंदर एक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। सेल्स तो इसकी ग्रोथ की तरफ है, कंपनी लॉस कर रही है, ये आप सबको पता है। बाकी रिजर्व माइनस में है, ये भी आपको सबको पता है। उधार कंपनी पे है, ये भी आपको सबको पता है। फंडामेंटल तो देखने में कंपनी कमज़ोर लग रही है। दूसरा, अगर इसके हम प्रमोटर देखें तो कंपनी के अंदर प्रमोटर है करीब 36.78%। एफआईज कंपनी के अंदर है 7.64%। ये मैं अगस्त का आपको डाटा बता रहा हूँ। डीआईज कंपनी के अंदर है 6.74%। और पब्लिक कंपनी के अंदर जो है करीब 42.43%। पब्लिक कितनी ज़्यादा इसके अंदर है। और अदर कंपनी के अंदर है करीब 6.41%। देखो सर, एक चीज़ आपको और बताऊं, जब भी किसी भी कंपनी में 1-1.5% से अगर कोई ज़्यादा स्टेक ले लेता है बड़ा निवेशक, तो उनकी होल्डिंग शो होने लग जाती है। तो वो एक जानदार चीज़ें हो जाती हैं कि भाई 1% से ज़्यादा किसी भी कंपनी के अंदर जो स्टेक लेता है तो वो शो होने लग जाता है।
एक चीज़ और देखने को मिलेगी, जो पब्लिक इसके अंदर 42% तक की है, इसके अंदर अगर आप चीज़ें देखें तो किसी ने 17%, किसी ने 4%, किसी ने 2%, किसी ने 1% से, इस तरीके की रणनीतियां हैं जो पब्लिक में लेकर बैठे हैं। अगर हम उन सबको जोड़ लें तो करीब 33.31% की बैठती है। अब 42.43 में से 33.31% अगर हम घटा देते हैं तो एक्चुअल जो छोटे निवेशक हैं वो हैं करीब 9.12%। तो पब्लिक के अंदर बड़े बड़े निवेशक आकर बैठे, इसमें हुंडई तक है, हुंडई मोटर तक के अपनी होल्डिंग लेकर बैठा है पब्लिक के अंदर। तो यहाँ से आपको समझना है कि पब्लिक तो मात्र 9.12% की, और जो बड़ी बड़ी पब्लिक है, मतलब भाई जो 1% से ज़्यादा लेता है वो कुछ सोच कर लेता है, तो वो इसके अंदर 33% तक की है। तो थोड़ा सा ये भी आप समझो कि इसके अंदर बड़े बड़े निवेशकों की नज़र भी काफ़ी है, हम जैसों की है कम। अब ये शेयर आ गया है सबकी नज़रों में। अब मैं आपको फिर बता देता हूँ, बड़े बड़े विश्लेषक इसके अंदर अपनी रणनीति बनाकर बैठ गए हैं कि भैया मूल्यांकन नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फंडामेंटल कमज़ोर है, ये हो गया, वो हो गया। अब जब भी ये 2 बाइक अपनी चीज़ें करेगा, वो कब करेगा? जनवरी में करेगा। अब इसने जो बैटरी अपनी सेल्स, जो भारत सेल के बारे में बताया, वो कब होगा? अगले साल से होगा। PLI स्कीम आज आपको पता लग गई है, ये भी आपको पता है। IPO के बाद से शेयर डबल हो चुका है, ब्लॉक डील आपको पता लग चुके हैं। तो अब जितनी भी अच्छी अच्छी न्यूज़ थी अब आप सबको पता लग चुकी है। अब क्या मकसद होंगे इसके भागने के? जब एक तो अपनी बाइक का ही लॉन्च कर देगा, तेजी के संकेत। दूसरा फिर क्वार्टर इसका जो 2 आएगा, वहाँ पर अब ये कितनी सेल कर रहा है। भैया IPO तो ले आए, अब मकसद पैदा होंगे, भैया IPO के बाद जो पैसा आया उससे क्या बेनिफिट ओला को है। इस शेयर के अंदर कम से कम 2 से 3 साल हमें देने होंगे। अब ये बात समझ लेना, 2 से 3 साल, क्योंकि सारी अच्छी चीज़ें हमें पता लग चुकी है, सारी बेकार चीज़ें हमें पता लग चुकी है। तो अब ये सिंपल तरीके से ट्रेड होगा, जहाँ उतार चढ़ाव आपको देखने को इसके अंदर मिल सकते हैं। तो अगर आपके अंदर होल्ड वाली स्थितियाँ हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने सर मूल्यांकन वाली चीज़ें बता दी हैं, उन चीज़ों को भी हमें भापना है। देखो शुरुआती तौर पर ना ये सारी चीज़ें तेज़ी वाली एक तो हवा के साथ हो जाती है। ज़ोमैटो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, फिर ज़ोमैटो काफ़ी नीचे आया था, फिर उसके बाद ज़ोमैटो आज ऊपर है। आपको अगर बिजनेस समझ में आ रहा है, देखो सर मुझे इसका बिजनेस आ रहा है परफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक अगर हमें देखने को, जो हमने देखा, बेस्ट लग रही है और उसके अंदर कई किलोमीटर तक वो चल सकती है। ओला का स्कूटर के अंदर जो PLI स्कीम है उससे भी ज़्यादा इनके फिर स्कूटर बिकेंगे। और मोटरसाइकिल आने के बाद वहाँ पर कितनी बढ़ोतरी इनकी सेल्स में हुई है, कितनी यूनिट इन्होंने सेल की है, वो सारी की सारी आपको फिर इसके सेल्स में दिखेगी। तो हमें अगर कुछ फ्यूचर पता लगे तो उस फ्यूचर को बुनाने के लिए चीज़ों को भी समझना पड़ता है कि हमें जल्दबाजी वाली चीज़ें शेयरों के अंदर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जो शेयर पहले काफ़ी भाग जाए। और अगर दूर की दृष्टि है तो फिर वो तो भैया होल्ड बन जाता है, मैं आपको बता दूं। तो अब ये शेयर सबकी नज़रों में है और सब अपनी अपनी चीज़ें बता रहे हैं। मैंने आपकी वो चीज़ें बता दी, इसने जितनी भी गुड न्यूज़ थी सारी दे दी। अब कोई और गुड न्यूज़ आ जाएगी तो वो अलग बात है ना। तो अब ये शेयर बन गया 2 से 3 साल का, इसे समझकर आप चलना। और कोई भी इस शेयर को इकट्ठे लेने की कोशिश में पैसों को अपने बॉन्ड भी ना करें, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब बड़े बड़े विश्लेषक ऐसे ऐसे बोलते होंगे वो ना, तो फिर उसका इफेक्ट पड़ता है बाज़ार में, है ना। चाहे अभी पड़े या ना पड़े, पर पड़ेगा उसका असर। तो सिप के अनुसार इन चीज़ों को हम देख सकते हैं ना। तो भैया आर पावर की तेज़ी के लिए एक्सचेंजों ने मांगा स्पष्टीकरण, ये आपको समझना है। सुजलोन एनर्जी की गिरावट इतनी भी नहीं है कि जितने लोग कह रहे हैं भैया अब ये क्या हो गया, क्योंकि जब वो 2-3 रुपये भाग रहा था तब लोग खुश थे। और जो भी गिरावट हो रही है आप सबको पता है, प्रॉफिट बुकिंग, और वो न्यूज़ के द्वारा आ ही रही है। वेदांता का मकसद जो है वो 6 कंपनियों को अलग करने की नीति और इसकी सेल्स और इसके प्रॉफिट की नीतियों को भी आप समझो। और इसका जो कारोबार है ना भैया अलग अलग चीज़ें का, वो एक जानदार चीज़ है। टाटा स्टील अपने हरित स्टील की परियोजना के लिए अगर परमाणु ऊर्जा का यूज करने का विकल्प ढूंढ रहा है तो कहीं ना कहीं लाजमी आगे की चीज़ अच्छी है। और ज़्यादा से ज़्यादा आयात वाली चीज़ें जो स्टील में हो रही है वो स्टील के सेक्टरों में निगेटिव असर डाल रही है। क्या ये चीज़ें आगे और होंगी नहीं होंगी, ये तो सरकार अब डिसाइड करेगी। इसलिए सेक्टर मजबूत है और स्टील आपको बताइए कितना अच्छा
बिजनेस इसका होता ही होता है, आप सबको ही पता है। तो सारी रणनीतियों को आज आपको भापना है। मैंने जो वीडियो बनाई है सारी की सारी तथ्य फैक्ट पर बनाई है। जो भी ओला के ऊपर गुड न्यूज़ आई है वो बताई है, जो भी चीज़ें बैड न्यूज़ आई है वो भी मैंने आपको बताई है। तो उन सारी रणनीति को आपको समझना। तो किसी को भी किसी प्रकार की चीज़ों के अनुसार किसी भी शेयर को मेरी वीडियो को देखकर खरीदने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। मैंने किसी भी चीज़ के ऊपर टारगेट भी नहीं बताया आपको खरीदना बेचना है। मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ जिसके अनुसार आगे चीज़ें हो सकती है, नहीं भी हो सकती हैं। तो उन सारी चीज़ों को आपको समझना है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। तो सर चीटों को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।